भारत एक ऐसा देश जो अपनी विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्म और संस्कृतियां मिलती हैं और परंपराओं की अनगिनत धाराएं एक साथ बहती हैं। यही है भारत की असली ताकत, विविधताओं में एकता। लेकिन सोचिए, इतने विशाल देश, इतनी अलग अलग समाज और इतनी बड़ी जनसंख्या को एकजुट करके चलना कितना बड़ा काम होगा। कभी किसी राज्य की सीमा बदलनी पड़ती है, कभी किसी राज्य का नाम, कहीं नई प्रशासनिक जरूरतें उठती हैं तो कहीं जनता की भावनाएं नए राज्य की मांग करती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है? कौन तय करता है कि कोई नया राज्य बनेगा या किसी राज्य की सीमाएं बदलेंगी? इसका जवाब छुपा है भारतीय संविधान में। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, विभाजन, विलय, नाम परिवर्तन और सीमाओं का संशोधन कर सके। यानी भारत की बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार हमारा संविधान खुद को ढालने की क्षमता रखता है। और यही है भारत की एकता और संघीय ढांचे की सबसे बड़ी खूबसूरती। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को, इसकी प्रक्रिया, महत्व और वास्तविक उदाहरणों के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम भारतीय संविधान को समझें, सबसे पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि संविधान में आर्टिकल 3 को कैसे लिखा गया है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। इसके खंड क में लिखा है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। खंड ख में लिखा है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी और खंड ग में लिखा है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। खंड ख लिखा हुआ है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और खंड अंग कहता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक के अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधान मंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाएं या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। फिर संविधान में इसका स्पष्टीकरण किया गया है। स्पष्टीकरण 1 में लिखा हुआ है, यह अनुच्छेद के खंड क से खंड अंग में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, किंतु परंतुक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2 में लिखा है, खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा भारतीय संविधान में आर्टिकल 3 को कैसे लिखा गया है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि आखिर अनुच्छेद 3 कहता क्या है। अगर सरल भाषा में समझें तो यह संसद को 5 बड़ी शक्तियां देता है। सबसे पहले, संसद चाहे तो एक नया राज्य बना सकती है। यह नया राज्य किसी मौजूदा राज्य के हिस्से को अलग करके भी बन सकता है या फिर 2 राज्यों को मिलाकर भी। संसद किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, यानी अगर किसी राज्य में नया इलाका जोड़ना हो तो यह काम भी संसद कर सकती है। संसद चाहे तो किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, मतलब कोई हिस्सा किसी राज्य से अलग किया जा सकता है। संसद के पास यह भी अधिकार है कि वह किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर दे, यानी जो बॉर्डर लाइन है उसको भी बदल सकती है। और संसद किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के गठन, विलय, विभाजन, सीमा परिवर्तन
और नाम परिवर्तन की पूरी शक्ति प्रदान करता है। अब यहाँ आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा, अगर संसद के पास इतनी शक्ति है तो आखिर नया राज्य बनाने या सीमा बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला कदम है राष्ट्रपति की सिफारिश, यानी किसी भी राज्य के बंटवारे, सीमा परिवर्तन या फिर नाम बदलने का प्रस्ताव सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब तक राष्ट्रपति की सिफारिश न हो संसद इस विषय पर बिल भी पेश नहीं कर सकती। दूसरा कदम राज्य विधानसभा से राय लेना, मतलब यह कि अगर किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम पर असर पड़ने वाला है तो राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा से राय मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि विधानसभा की सहमति जरूरी नहीं है। वे अपनी राय जरूर दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय उनके हाथ में नहीं होता। और अंत में जो तीसरा कदम है, संसद का निर्णय। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाती है, तब इस संदर्भ में संसद में बिल पेश किया जाता है। अब संसद चाहे तो नया राज्य बना दे, किसी राज्य की सीमाएं बदल दे या उसका नाम बदल दे। सीधे शब्दों में कहें तो शुरुआत होती है राष्ट्रपति की सिफारिश से, फिर संबंधित राज्य की विधानसभा से राय ली जाती है और फिर अंत में अंतिम फैसला संसद लेती है। यानी यह पूरा काम संविधान के अनुसार एक तय प्रक्रिया से गुजरकर ही पूरा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की खास बातों की। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह प्रावधान संसद को इतनी ताकत देता है कि देश को समय की जरूरत के हिसाब से ढाला जा सके। आइए इसे आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी खासियत यह है कि इसका उपयोग सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होता है। मतलब चाहे किसी राज्य की बात हो या फिर दिल्ली, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश की, संसद चाहे तो इन्हें जोड़ सकती है या फिर अलग कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण खासियत यह है कि यह प्रावधान काफी लचीला है। मान लीजिए किसी राज्य का प्रशासन संभालना मुश्किल हो रहा है, तो संसद उसका एक हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है। और अगर किसी छोटे क्षेत्र को किसी बड़े राज्य में मिलाने से प्रशासन व्यवस्था बेहतर हो सकता है, तो संसद यह काम भी इसी अनुच्छेद के तहत कर सकती है। अब बात आती है तीसरी दिलचस्प बात की। इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित राज्य की विधानसभा से राय लेना तो जरूरी है, लेकिन उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है। यानी विधानसभा विरोध करे तब भी अंतिम फैसला संसद का ही माना जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 3 का एक बड़ा पहलू यह भी है कि संसद चाहे तो राज्य का नाम भी बदल सकती है। आपने देखा होगा, मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया, ओडिशा को बाद में ओडिशा कहा जाने लगा और उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ये सभी बदलाव यही अनुच्छेद 3 लेकर आया है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 3 हमारे संविधान का एक ऐसा लचीला प्रावधान है जिसकी मदद से भारत अपने प्रशासनिक ढांचे और लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से समय समय पर खुद को ढाल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 के महत्व की। जरा सोच कर देखिए, अगर भारत जैसे बड़े और विविधताओं से भरे हुए देश में राज्यों की सीमाएं और उनके नाम कभी बदले ही न जा सकें तो क्या होगा? समय के साथ जनसंख्या बदलती है, लोगों की जरूरतें बदलती हैं, प्रशासनिक चुनौतियां सामने आती हैं और कभी कभी लोगों की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने की भी जरूरत होती है। ऐसे में अनुच्छेद 3 एक एडजस्टमेंट मशीन की तरह काम करता है, जो देश को बदलते हालात के अनुसार ढालने की ताकत देता है। इस अनुच्छेद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता देता है। जैसे तेलंगाना का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां के लोग लंबे समय से अलग राज्य की मांग कर रहे थे। अगर अनुच्छेद जैसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं होता तो शायद यह मांग कभी पूरी भी नहीं हो पाती, और अगर ऐसा होता तो लोगों में असंतोष वैसे ही बढ़ता रहता। इसके अलावा यह अनुच्छेद प्रशासन को भी आसान बनाता है। बड़े राज्यों को बांटकर छोटे राज्यों का निर्माण करने से सरकार की योजनाएं लोगों तक जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंच जाती हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों को ही देख लीजिए। अगर ये राज्य न बनाए गए होते तो इन क्षेत्रों की समस्याएं इतनी आसानी से हल नहीं हो पाती। अनुच्छेद 3 हमारे देश के संघीय ढांचे को लचीला भी बनाता है। अमेरिका और कई अन्य देशों में संघ काफी कठोर है, लेकिन भारत में जरूरत पड़ने पर संसद राज्यों की सीमाओं की संरचनाओं में आसानी से बदलाव कर सकती है।
यही वजह है कि एक ही समय में भारत एक मजबूत संघ भी है और लचीला संघ भी। संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 3 भारत को जीवंत और गतिशीलता बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से नए राज्य बनाए जा सकें, सीमाओं में बदलाव किया जा सके और राज्यों के नाम बदले जा सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की। यह अनुच्छेद सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हमें भारत के नक्शे पर साफ दिखाई देता है। चलिए सबसे पहले चलते हैं साल 1960 के दौर में। उस समय भाषा के आधार पर बंबई राज्य को तोड़कर 2 राज्यों का निर्माण हुआ। पहला राज्य था महाराष्ट्र और दूसरा राज्य था गुजरात। आज दोनों ही राज्य अपनी अलग पहचान भी रखते हैं और विकास की एक अलग कहानी भी बयान करते हैं, और यह संभव हुआ अनुच्छेद 3 की वजह से। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंच सकते हैं साल 2000 में। यह दौर था जब एक साथ 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से और झारखंड बना बिहार से। हालांकि शुरुआत में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल रखा गया था। अब जरा सोचिए, अगर ये राज्य नहीं बने होते तो क्या पहाड़ी इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों की जो विशेष समस्याएं थी इतनी आसानी से सुलझ पाती? शायद नहीं। अब बात करते हैं तेलंगाना की कहानी की। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि दशकों से चले आ रहे जन आंदोलन की जीत थी। पार्लियामेंट ने जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पास किया, तब जाकर तेलंगाना का सपना सच हुआ। यह घटना बताती है कि अनुच्छेद 3 जन भावनाओं को संवैधानिक रूप देने का एक जरिया भी है। और अब बात करते हैं हालिया उदाहरण की। साल 2019 में संसद ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया। राज्य का दर्जा हटाकर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह फैसला दिखाता है कि अनुच्छेद 3 का उपयोग करके सिर्फ नए राज्य बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी उदाहरणों से साफ है कि अनुच्छेद 3 की मदद से संसद ने कई बार भारत के नक्शे को बदला है। चाहे बात तेलंगाना के जिद की हो, झारखंड के आदिवासी इलाकों के मांग की हो या फिर जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की, हर बार अनुच्छेद 3 ने ही लोगों की उम्मीदों और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा किया है। दोस्तों, अब आते हैं उस जगह पर जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। देखिए, नाम सुनकर ही गड़बड़ हो जाती है, लेकिन असल में ये दोनों बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है, अगर भारत के बाहर का कोई इलाका, कोई क्षेत्र हमारे देश का हिस्सा बनना चाहता है, तो संसद के पास अधिकार है कि उसे भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो अनुच्छेद 2 का काम है नए इलाके को भारत में जोड़ना। उदाहरण के तौर पर जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो यह अनुच्छेद 2 के मदद से हुआ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। यह कहता है, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले से भारत का हिस्सा हैं, उनकी सीमाओं में बदलाव करना, नया राज्य बनाना या फिर उनका नाम बदलना, यह सब संसद के अधिकार में है। यानी अनुच्छेद 3 का काम है भारत के अंदर पहले से मौजूद राज्यों में एडजस्टमेंट करना। जैसे में झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ या फिर मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, यह सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ। तो अब आसान भाषा में याद रखिए, अनुच्छेद 2 भारत के बाहर से नया क्षेत्र जोड़ना, अनुच्छेद 3 भारत के अंदर पहले से मौजूद राज्यों क्षेत्रों में बदलाव करना। बस इतना सा ही फर्क है दोस्तों। लेकिन इस छोटे से फर्क को समझ लेने से ही आपके दिमाग का यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 पसंद आया होगा और इससे आपकी समझ पहले से और बेहतर हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे दिलचस्प लगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब अगले वीडियो में शामिल कर सकूं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
वैसे अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के बारे में, और यकीन मानिए यह भी उतना ही मजेदार और जानकारी से भरा होगा, तो उसे मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।